हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्टली बेटा हमने अपना थ्योरेटिकल पोर्शन वर्क, पावर और एनर्जी में छोड़ा था कोलिजन क्या होता है और कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं। ये हमने लास्ट टॉपिक किया था। टुडे वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ कोलिजन्स एंड द टाइप ऑफ कोलिजन्स फ्रॉम दिस वन वी विल डिस्कस इन वन डायमेंशन, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन को आज हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन में। उससे पहले मैं बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी बता देता हूँ जो जिसकी हेल्प से हम नेचर ऑफ कोलिजन बताते हैं, और उसको हम बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ये है कि नेचर ऑफ कोलिजन इन द सेंस कि भाई ये इलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक है, इनलास्टिक है। एक्चुअल में तो कोई इलास्टिक होता ही नहीं है रियल लाइफ में। एक्चुअल में कोई भी जो एग्जांपल होता है वो रियल लाइफ में इलास्टिक नहीं होता है, पर हम उसका जो नेचर ऑफ कोलिजन है वो किसके बेस पे निकालते हैं? एक कोफिशिएंट के बेस पे, एक कांस्टेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे निकालते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको भाई हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से नोट कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। डिफाइन कैसे करेंगे? होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सुन लीजिए, E इज इक्वल टू दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2। अब ये है क्या? ये है भाई रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, and this is relative velocity before collision। relative velocity after collision, relative velocity before collision। फॉर एग्जांपल चलो समझते हैं हम इसको। मान लो ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट है B। ये U1 वेलोसिटी के साथ चल रही है और ये U2 वेलोसिटी के साथ चल रही है। फिर इनका कुछ कोलिजन होता है किसी टाइम के बाद। यहाँ पे ये कोलिजन हुआ, ये है बिफोर कोलिजन का केस। ये ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि कोलिजन हो रहा है भाई यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन। और ये हो गया फिर आफ्टर कोलिजन, ए बी। आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने u2 माइनस u1 क्यों नहीं किया? बेटा देखो, A है, A u1 बड़ी वेलोसिटी से चल रहा है तभी तो जाके टकराएगा। अगर ये जो A है ये कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता तो क्या ये B से टकराता? नहीं ना। तो u1 ग्रेटर है, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी आएगा। सिमिलरली जब टकरा गई, ये कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद किसकी वेलोसिटी बढ़ गई? B की वेलोसिटी बढ़ जाती है। B की बढ़ गई तो यानी कि V2 इज ग्रेटर देन किससे है? V1 से। तो V2 माइनस V1 ये आफ्टर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन है ये। तो आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो ये हो गया, और बिफोर कोलिजन आपका U1 माइनस U2। और इन दोनों की रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डेफिनेशन सीधी सी बात होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। लिख देंगे ये वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। ऑलवेज फॉर इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। E की वैल्यू हमेशा ही क्या रहती है? 1। अगर परफेक्टली इनलास्टिक की बात करें, फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन E ऑलवेज इक्वल टू 0। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या रहती है भाई? 0। तीसरा पॉइंट ये है बेटा, बाकी जो बच गए कोलिजन, यानी कि भाई सेमी इलास्टिक, सेमी परफेक्ट इनलास्टिक, तो बीच में जो बच गए सभी की वैल्यू रिमेनिंग कोलिजन्स, रिमेनिंग लिख दिया भाई मैंने, बाकी बच गए जो रिमेनिंग कोलिजन हैव ई की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी,
और 1 से लेस हो। तो यानी कि जो E की वैल्यू है वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। E की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1 और मिनिमम कितनी है 0, इन दोनों वैल्यूज के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो ये पॉइंट्स बेटा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, क्वेश्चन बनने लायक पॉइंट्स हो जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो मेरे ख्याल में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से हम बढ़ते हैं आगे इलास्टिक कोलिजन पे। इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भाई जिसकी नोटबुक बेटा चेकिंग के लिए मेरे पास नहीं आई है वो अपनी नोटबुक्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दे चेक करने के लिए। नहीं तो जिसकी नोटबुक नहीं चेक हुई है ना उसको मैं हाफ ईयरली एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, परमिशन ले लूंगा मैं ये डायरेक्टर सर से और प्रिंसिपल सर से कि भाई जो बच्चे को होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उनका हाफ ईयरली एग्जाम लेने का क्या फायदा, वो नंबर तो लेंगे फिर 2-2 2.5 तो कोई फायदा नहीं है। तो नोटबुक अपनी कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करें। अब हम देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, मैं डायग्राम बना लेता हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल सा वही डायग्राम बना लेते हैं हम जो अभी हमने बनाया था। मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये फिर इनका कोलिजन हो जाता है, ड्यूरिंग कोलिजन हो गया ये, और फिर ये कोलिजन के बाद की बात। ये मान लिया u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है इधर, फिर ये इनका कोलिजन हो जाता है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। या बिफोर कोलिजन लिख लीजिए, बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। और अब बात कर लेते हैं भाई डेफिनेशन। जब अपने को डिफाइन किया था इलास्टिक कोलिजन, लास्ट वीडियो लेक्चर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें हमने इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन किया था कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या रहता है इसमें कंजर्व्ड। क्या रहता है लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। तो उसी के बेस पे बेटा हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द इलास्टिक कोलिजन। एक क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन। पहला इस तरीके से पूछा गया। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फॉर द इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी। तो दूसरा इस तरीके से पूछा गया है। और तीसरा ऐसे पूछा जाता है कि इन द इलास्टिक कोलिजन फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज निकालनी है। तो चलिए अब हम इनको करते हैं भाई। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को देख लेते हैं 1 आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी इससे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब मैंने करवाया था तो उसमें भी आपने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने कितना बताया है, 1 बताया है। तो हाउ कैन वी प्रूव that the elastic coefficient of restitution for the elastic collision is a unity? Let me start that. According to definitions, we know that the law of conservation of linear momentum and kinetic energy are conserved during the elastic collision. तो मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो भाई चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा देखो भाई, m1 u1 प्लस m2 u2। अगर मान लो इनके मास m1 इसका मास है और m2 इसका मास है तो मास भी मान लिए, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये आ गया लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। अच्छा लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। आफ्टर कोलिजन लिखेंगे तो आपका ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 ये हो जाएगा।
और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कहता क्या है लीनियर मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, law of conservation of linear momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। देखो भाई m1 वाले एक तरफ कर दो और m2 वाले एक तरफ कर दो, इस टर्म को इधर ले आते हैं, इस टर्म को उधर कर देते हैं, तो क्या बन गया देखिए m1 इंटू u1 माइनस v1, ये इधर आ गया तो m1 कॉमन हो गया, v1 आ गया, इज इक्वल टू ये इधर चला गया m2 कॉमन हो जाएगा, दोनों टर्म से बच गया क्या v2 माइनस u2। इस इक्वेशन को बना लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल सिंपल सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने फॉलो किया है। तो इक्वेशन बन गया हमारे पास m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लगाते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला। तो यहां से तो एक इक्वेशन मिल गई हमें, अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी से। चलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा भाई? देखो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से चल रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भाई वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, तो वेलोसिटी कर दो इनकी जगह पे चेंज, 1/2 m2 u सॉरी यहाँ पे v1 आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। फिर से वही लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी लिख लेते हैं भाई, एनर्जी तो क्योंकि यहाँ पे अब काइनेटिक ही है, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? देखो ये इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन को अभी मैं रफ नहीं करना चाहता, तो ऊपर वालियों को कर लेते हैं हम। इन दोनों को इक्वेट करना है हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जानी चाहिए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो चलो मैं यहां पे ही कर लेता हूं इसको, ये हो जाएगा भाई आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगा ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर लिया हमने? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम सेंस जैसे हमने m1 के पार्ट अलग किए थे, जैसे ये m1 वाला इसको इधर भेज दो, ये m2 वाला है इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस ये इधर से आ जाएगा v1 स्क्वायर। देखो ये इसमें v1 बच गया, बाकी टर्म कॉमन ले ली, इज इक्वल टू 1/2 m2 यहाँ पे ये बचा हुआ है v2 स्क्वायर, और ये इधर जाकर के माइनस u2 स्क्वायर हो जाएगा। ये होगी भाई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको मत बनाओ अभी, ये 1/2 कैंसिल कर लो दोनों साइड से, क्या बन गया? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये बन जाएगा। इसको बनाइए सेकेंड इक्वेशन। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकेंड इक्वेशन आ गई बोर्ड पे। अब मैं इन फर्स्ट और सेकेंड को रख के बाकी को कर रहा हूँ रफ। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गया होगा आपको कि क्या चल रहा है अपना। तो ये काइनेटिक एनर्जी से इक्वेशन बन गई, एक मोमेंटम से इक्वेशन बन गई। अब देखो मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करने वाला हूं। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट।
तो डिवाइड करके लिखेंगे तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करना है, राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करना है। माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको रख दो m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय m2 इंटू v2 माइनस u2। डिवाइड करके ये लिख लिया। अब देखो आप इस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं ये यहां से रफ कर रहा हूं भाई, दोनों की अब जरूरत है नहीं हमारे पास, हमने इन दोनों की वैल्यूज है नोट कर ली। चलिए देखो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, m1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। तो u1 माइनस v1 इंटू u2 प्लस v2, सॉरी u1 प्लस v1 प्लस हो जाएगा। नीचे क्या है m1 इंटू u1 माइनस v1 ये है इज इक्वल टू, इसमें भी आइडेंटिटी ओपन कर दो सेम, v2 प्लस u2 और एक बार माइनस हो जाएगा भाई v2 माइनस u2 डिवाइड बाय m2 इंटू v2 माइनस u2। ये क्वेश्चन बन गई भाई। अब देखो कैंसिल होने वाली टर्म्स को कैंसिल कर दो, m1 से m1 कैंसिल हो गया, माइनस वाली टर्म से माइनस वाली, यहाँ m2 से m2 कैंसिल हो गया, माइनस वाली से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई। बचती टर्म को लिख लीजिए, क्या बच गई अपने पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, v2 प्लस। या इस इक्वेशन को देखो भाई, अब मैं ऊपर कर लेता हूं रफ करके। अभी इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या आ गया, u2 प्लस v2, ये आई है इक्वेशन। मैं इसको एक बार एज इट इज ऊपर लिख लेता हूं, एज इट इज ऊपर ले आते हैं इस इक्वेशन को। ये अपने पास आई u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको देखो, इस v1 को तो इधर कर दो शिफ्ट और इसको ले आओ इधर, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सुनो भाई, अब इसके क्या मैं मल्टीप्लाई में 1 रख सकता हूं क्या, हाँ, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगी टर्म। एक मैंने मल्टीप्लाई में रख के देख लिया, अब मल्टीप्लाई में रख लिया एक, तो देखो अब इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक को तो रखो अब इधर, ये 1 तो रहा इधर, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई ये क्या बन गया u1 माइनस u2। अच्छा तो ये क्या था, आप ध्यान करो बेटा, वापिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही आ गया ना, और ये क्या हो गया e, तो e की वैल्यू क्या आई है 1, किसके लिए, फॉर द इलास्टिक कोलिजन, फॉर द इलास्टिक कोलिजन। तो ये आपका जो क्वेश्चन मैंने दो तरीके से पूछा था बेटा, कि प्रूफ करो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जो वो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या रहता है 1, तो वो आपका आंसर इसके लिए प्रूफ हो गया है। तो E की वैल्यू फॉर द इलास्टिक कोलिजन क्या आई है 1 आई है। क्लियर होगी, डन। तो अब ये जो वेलोसिटीज निकालेंगे अब v1 और v2 के लिए, v1 और v2 के लिए फॉर्मूला बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये लेंथी हो जाता है नहीं तो एक साथ में ही वीडियो, तो v1 और v2 हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। दूसरा बात है कि भाई कई बच्चे हैं ना, थोड़ी सी वीडियो चला करके वो देखते नहीं है कंप्लीट, तो जो बच्चे कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, एक ऐप है, वो ऐप का नाम मैं बताऊंगा नहीं, तो वहां से उसका नोटिफिकेशन ये आ जाएगा कि कौन सा वॉच जो देख रहा है आपका स्टूडेंट वो कितने टाइम तक देख रहा है, और जो टाइमिंग पूरी नहीं देख रहा है भाई उनको मैं क्लास लगते ही पकड़ लूंगा कि बेटा ये आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट वीडियो देखो, अच्छे से टॉपिक समझो और अच्छे से बेटा आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।